प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारे विषय के केंद्र में दशहरा है और दशहरे के साथ ही हमारे विषय के केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। त्रेता युग में राम रावण के बीच में युद्ध हुआ था। राम की रावण पर विजय के उपलक्ष्य में दशहरा मनाया जाता है। यह उस दौर की बात थी। पर अगर कलयुग के संदर्भ में बात करते हैं तो आज से 97 साल पहले भी एक बड़ी घटना भारत के संदर्भ में घटित हुई थी, जब 25 सितंबर 1925 को नागपुर में एक संगठन की नींव रखी गई, जिसे आज हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जानते हैं। डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार के द्वारा जिस संगठन की आधारशिला रखी गई थी, उसके विषय में दावा किया जाता है कि अब यह दुनिया का सबसे बड़ा अराजनीतिक सामाजिक संगठन है। लाखों करोड़ों लोग इस संगठन के प्रति आस्था रखते हैं। इस संगठन के उद्देश्य के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मनुष्य जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाला संगठन है। इस राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए इस संगठन के लाखों स्वयंसेवक प्रयत्नशील रहते हैं। यह संगठन वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर कार्य करता है। 97 साल का वृहद इतिहास इसके साथ में है, लेकिन सब कुछ सकारात्मक नहीं है, कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। अपने 97 साल के इतिहास में इस संगठन ने 4 बार प्रतिबंध का सामना किया। एक बार आज़ादी से पहले, 3 बार आज़ादी के बाद। एक वर्ग है जो इस संगठन को सांप्रदायिक स्वरूप में देखता है, मानता है कि इस संगठन के माध्यम से समाज में सांप्रदायिक शक्तियां फलीभूत होती हैं, मजबूत होती हैं और इसलिए इस संगठन का प्रभावी होना समाज के लिए ठीक नहीं है। लेकिन समय गुजरता गया, इस संगठन के प्रति देश के अंदर स्वीकारता बढ़ती गई और इस संगठन से जुड़े राजनीतिक संगठन ने इस देश में 3 दशक के बाद स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने का गौरव भी हासिल किया, जिसे हम भारतीय जनता पार्टी के तौर पर जानते हैं। लेकिन इस संगठन के संदर्भ में जो तमाम शिकायतें रही, उनमें से एक बड़ी शिकायत रही, वह रही इस संगठन में महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में। यह पुरुष प्रधान संगठन है। इस संगठन के जो मूल संरचना है उसमें महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा जाता है, उसमें कोई महिला कार्यकर्ता नहीं होती है। अगर महिलाओं को काम करना है तो इस संगठन से जुड़े हुए तमाम अनुषंगिक संगठन है, जिसके माध्यम से महिलाएं अपना योगदान दे सकती हैं और यही शिकायत का सबब रहा। पर एक महत्वपूर्ण परिघटना होने जा रही है। संघ हर साल दशहरे के अवसर पर एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन नागपुर में करता है, जिसमें समाज के विभिन्न तबकों से जुड़े हुए प्रतिष्ठित लोगों को बुलाता है और उनका व्याख्यान कराता है। चाहे वह उनके विचार की या विचार के प्रति इत्तेफाक न रखने वाले लोग हों, उनको भी आमंत्रित किया जाता है। इस क्रम में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जैसी शख्सियत भी नागपुर पहुंचकर संघ के कार्यक्रम का हिस्सा बनी। भले ही विवाद हुए, लेकिन संघ ने इसके संदर्भ में कभी संकोच नहीं किया। लेकिन 97 साल के इतिहास में कभी किसी महिला को यह गौरव हासिल नहीं हुआ कि वह नागपुर के संघ मुख्यालय पहुंचे और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। लेकिन इस बार ये घटना घटित होने जा रही है। मशहूर पर्वतारोही संतोष यादव को संघ ने इस बार दशहरे के पावन पर्व पर अपने आयोजन के मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। यह अपने आप में बड़ी घटना है। महिलाओं के संदर्भ में 97 साल तक दूरी रखने वाला संघ आखिर क्यों कर एक महिला को अपने आयोजन में मुख्य अतिथि बनाने के लिए बाध्य हुआ। संतोष यादव उत्कृष्ट वक्ता भी हैं। उनके हिस्से में बड़ी उपलब्धि यह है कि वह भारत की एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने 2 बार हिमालय को जीत पाने में कामयाबी हासिल की। वह 2 बार लगातार 2 वर्षों में हिमालय की सर्वोच्च शिखर अर्थात माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल रहे। तो वो संतोष यादव कल सुबह नागपुर में शामिल होंगे और उसके माध्यम से एक बड़ी घटना का कारण बनेंगे। लेकिन क्या मुख्य अतिथि के तौर पर ही संघ महिलाओं के संदर्भ में भूमिका देने के संदर्भ में संतुष्ट हो जाएगा, या आने वाले समय में संघ के दरवाजे महिलाओं के लिए भी खुल जाएंगे? इस पर हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जब संघ के प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी बार बार कहते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, समाज में बदलाव लाने के लिए दोनों को ही संगठित होना जरूरी है, तो ऐसे में केवल एक वर्ग को संगठित करके संघ अपने उद्देश्य की प्राप्ति कैसे कर सकता है? या उस दौर की जरूरतों के अनुसार उस समय आचरण किया गया और बदले हुए स्वरूप के अंतर्गत क्या संघ अब अपने दरवाजे महिलाओं के लिए खोलने जा रहा है? इसे समझने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर संघ की कार्यपद्धति, संघ की कार्यप्रणाली को एक बार बूझने समझने की कोशिश करते हैं और महिलाओं के संदर्भ में अब संघ क्या कुछ करेगा इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। इस महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराता है। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि बलम चंदो बलम सूर्यो बलम समणम ब्राह्मणा बलम वेला समुद्रस्स बलाति बलम इतित्यो, अर्थात चंद्रमा बलवान है, सूर्य बलवान है, श्रमण और ब्राह्मण बलवान है,
समुद्र की लहरें बलवान है, परंतु सबसे अधिक बलवान स्त्रियां हैं। यह हमें जातक से विचार सूत्र प्राप्त हुआ, मतलब स्त्रियों के सामर्थ्य में, स्त्रियों की क्षमता के विषय में यह सूत्र हमें प्राप्त हुआ। इसे अपने ध्यान में रखते हैं और फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में प्रशांत पोल जी हैं, संघ विचारक है, वह हमारे साथ इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। दीपक विजयवर्गीय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता हैं, संघ दीक्षित हैं, वह भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ रमेश शर्मा जी हैं, वह भी राष्ट्रवादी भावना से उत्प्रोत रहते हैं। अमिता जैन जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, संघ के आनुषंगिक संगठन सेवा भारती की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर सेवा दे रही है। और इन सबके बीच में विपरीत विचारों को रखने के लिए बालिंदु शुक्ल जी भी हमारे साथ में हैं, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रशांत पोल जी से ही करना चाहता हूं। प्रशांत पोल जी से ही समझना चाहता हूं, 97 साल बाद क्या कुछ ऐसा हुआ जिसके तहत संघ को लगा कोई महिला भी इस देश में इस लायक है जिसे हम अपने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बना सकते हैं? ये कुछ भी इसमें बहुत कुछ नया क्रांतिकारक ऐसा नहीं है जी। जैसा आपने ठीक कहा कि सरसंघ चालक जी ने हमेशा कहा है कि स्त्री पुरुष दोनों पूरक है एक दूसरे के साथ, और दोनों ही मिलकर समाज में परिवर्तन लाते हैं, ला सकते हैं। और इसीलिए संघ की जैसी ही किंतु महिलाओं की एक संगठना राष्ट्र सेविका समिति यह 1936 में प्रारंभ हुई। और जिस प्रकार के संघ के बाकी के अनुषांगिक संगठन हैं, विचार परिवार के संगठन है, उसी प्रकार से स्त्रियों की, महिलाओं के लिए यह संगठन आज देशव्यापी अपितु सारे विश्व में इसकी अलग अलग पद्धति से कार्य चल रहा है। ये जो संगठन है राष्ट्र सेविका समिति, यह महिलाओं के बीच में वही काम करता है जो संघ बाकी समाज में पुरुषों के बीच करता है। लेकिन संघ पुरुषों के ही बीच करता है ऐसा नहीं है। संघ के अनेक जो विचार परिवार के संगठन हैं उसमें महिलाओं को स्थान है, और सिर्फ स्थान नहीं है तो अनेक स्थानों पर वे प्रमुख भूमिकाओं में भी है। राष्ट्र सेविका समिति के अलावा भी वो प्रमुख भूमिका में है। और इसीलिए संघ यह महिलाओं का विरोधी है, महिलाओं के विपरीत जाकर या महिलाओं के सिवाय उसने अपना संगठन करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये मानते हैं कि महिलाओं का स्थान 50% आबादी है, महिलाओं का स्थान है, और महिला ही, हम तो और एक कदम आगे जाकर कहते हैं कि घर गृहस्थी को, परिवार समाज को अगर कोई एक अच्छे संस्कार दे सकता है तो महिला दे सकती है। संघ की भूमिका इसमें अत्यंत स्पष्ट है। प्रशांत जी, काफी अच्छे तरीके से आपने बोल दिया। जब भी आप बोलते हैं अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन सवाल हमारे पास में थोड़े दूसरे रहते हैं। फिर से सवाल लेके आ जाता हूं। महिलाओं के संदर्भ में इतने अच्छे विचार आपने साझा किए, लेकिन सिलसिला शुरू करते हैं 1925 से, डॉक्टर हेडगेवार जी से। हेडगेवार जी के बाद माननीय गुरुजी हुए, गुरुजी के बाद में फिर बाला साहब देवरा साहब हुए, रज्जू भैया हुए, सुदर्शन जी हुए, मोहन भागवत जी हुए। 97 साल लग गए किसी एक महिला को इस लायक समझने में कि भाई कोई महिला को भी हम अपने दशहरे के आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित कर सकते हैं। क्या एक महिला 97 साल बाद आपको देश में मिली कि इस लायक है कि हमारे आयोजन में मुख्य अतिथि बन सके, या ये संघ की सोच में बदलाव का द्योतक है? पूजनीय मोहन भागवत जी के पिछले कुछ दिनों के जो उद्बोधन हैं, उनके तौर तरीके हैं, वो पहले से कुछ अलग हैं। क्या इसे बदलाव की दृष्टि से नहीं देखे कि संघ की सोच में बदलाव आ रहा है, संघ की दृष्टि में बदलाव आ रहा है? या आपके पास कोई तर्क है जिसमें आप बता सके कि 97 साल तक इसलिए नहीं बुलाया और अब इसलिए बुला रहे हैं? थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए ना, भ्रमित हैं हम अभी। बिल्कुल कोई विशेष कारण नहीं कि महिलाओं को 97 साल में हमने विशेष अतिथि के रूप में और विजयादशमी कार्यक्रम में नहीं बुलाया। ऐसा कोई विशेष कारण इसमें नहीं है। मैं फिर कहूं कि राष्ट्र सेविका समिति का भी विजयादशमी का कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है, नागपुर में होता है, और जिस प्रकार संघ का कार्यक्रम होता है उसी प्रकार से राष्ट्र सेविका समिति का भी कार्यक्रम होता है। और जिस प्रकार से आपने संघ के सरसंघ चालकों के नाम गिनाए, राष्ट्र सेविका समिति की जो प्रमुख संचालिकाएं हैं उनके नाम भी हमें मालूम होना चाहिए। और मैं एक वाकया आपको बताता हूं कि यह कितना प्रभावी संगठन है और कितनी ताकत के साथ खड़ा है। तो जिस दिन पाकिस्तान बंद रहा था 14 अगस्त 1947 को, उस दिन राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका कराची में थी और उन्होंने हिंदू बहनों के लिए अलग से बैठक ली और पूरी योजना बनाई कि किस प्रकार से ये सुरक्षित रूप से भारत में पहुंच कर आ जाएगी। ये एक बहुत छोटा उदाहरण है, लेकिन दुर्भाग्य से
अनेकों को यह पता ही नहीं है कि राष्ट्र सेविका समिति जैसा कोई संगठन यहां है और जो संघ जैसा ही काम करता है। दोनों आरएसएस है, वो भी आरएसएस है, ये भी आरएसएस है। इसलिए चूंकि अलग संगठन इसलिए है क्योंकि ये शारीरिक कार्यक्रम होते हैं, एक में साथ में अलग अलग शिविर होते हैं, अलग अलग वर्ग होते हैं, और इसलिए व्यवस्था के तौर पर अलग अलग है। इसमें बाकी अलग ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रशांत बोल जी मुझे सब कुछ समझा रहे हैं, पर ये नहीं समझा रहे हैं कि 97 साल बाद क्यों मिल पाई एक महिला इस लायक जिसे हम अपने मुख्यालय में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाएं। वो हमें बार बार राष्ट्रीय सेविका समिति के संदर्भ में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 1936 में विजयदशमी के दिन ही ये संगठन भी अस्तित्व में आया था, पड़ा हुआ है। मौसी जी के तौर पर लक्ष्मीबाई केलकर के द्वारा इसके संस्थापक के संदर्भ में उल्लेख आता है। उसके बाद में लगातार सिलसिला है, 5 इसके प्रमुख रह चुके हैं। सरस्वती आप्टे हैं, उषा ताई है, प्रमिला ताई हैं, और अभी भी शांता कुमारी जी इसकी प्रमुख के तौर पर कार्यरत है। वो सब अपनी जगह, लेकिन संघ के संदर्भ में महिलाओं को लेकर समाज में सवाल है, और स्वयं इस बात का शोक प्रशांत पोल जी व्यक्त कर रहे हैं कि बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। तो बहुत लोगों को जानकारी ना होना लोगों की गलती है, या संघ या राष्ट्र सेवक समिति समाज में उतना प्रभाव पैदा नहीं कर पा रही जिसके चलते लोग जान पाते कि यह संगठन भी अस्तित्व में, समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ में बालेंदु शुक्ल जी हैं। बालेंदु शुक्ल जी के 7 दशक सामाजिक सक्रियता में बीते हैं। संघ की सोच के संदर्भ में, संघ की दृष्टि के संदर्भ में और महिलाओं के संदर्भ में दृष्टि को लेकर क्या नजरिए रखते हैं बालेंदु शुक्ल जी? थोड़ा रोशनी देंगे बालेंदु जी आप? बताइए, एक चीज पर स्पष्ट है जिस पर आप भी बार बार जोर दे रहे हो कि 97 साल के बाद आरएसएस को महिलाओं का विशेष तौर पर ख्याल आया। आज उन्होंने अपने दशहरा के अवसर पर एक महिला को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है। जब अन्य दल या कांग्रेस पार्टी यह आरोप लगाती है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एक ही दलता है, एक पर्दा पीछे पड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि हम केवल सेवा का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, लेकिन सबको मालूम है कि आरएसएस से कुछ अधिकारियों को भेजा जाता है, बीजेपी में जाते हैं और इस बात पे निगाह रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लोग, अपनी सरकार है या उनका क्षेत्र है, वो लोग आरएसएस के जो नीति है उसके हिसाब से काम कर रहे कि नहीं कर रहे। जिला और संभागीय स्तर पर जो उनके अधिकारी होते हैं वो अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को नहीं देते, वो नागपुर को देते हैं और ये बताते चल जाते हैं कि इनका काम कैसा चल रहा है, और उस पर से आरएसएस कुछ निर्णय लेती है जिस निर्णय को भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ता है। अब पिछले वर्षों में अपन देख ले कि जो अभी तक हुआ, इन्होंने महिलाओं के बारे में तमाम बातें की, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि आरएसएस राजनीतिक काम करता है पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और इसीलिए पिछले दिनों में मोहन भागवत जी को महिलाओं की और मुसलमानों की याद आई, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ है। इन्होंने राजनीतिक आकांक्षा पूरी करने के लिए हिन्दुस्तान में अपना भारतीय जनता पार्टी का राज्य स्थापित करने के लिए उन्होंने बड़ी अच्छी तरकीब देखी जी कि मुसलमान 15-16% है और कांग्रेस जी ये बीच में कुछ आवाज किया है। तो उन्होंने सोचा कि जब 15-16% मुसलमान है और 85% हिंदू है तो हमें हिंदुओं को आकर्षित करना चाहिए, और हिंदुओं को आकर्षित करने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुओं के बीच में एक डिवीजन किया जी, हिंदुओं को खुश रखो जिससे कि उनको राजनीतिक सत्ता हासिल हो सके। और इसी आधार से आज की तारीख में लोगों के अंदर भ्रम फैला के विभाजन करके, जाति आधार पर विभाजन करके उन्होंने सत्ता हासिल की है। अब बची महिलाओं की बात जी, तो महिला भी आधी महिलाएं हैं तो उनको महिलाओं का भी संगठन चाहिए। तो जो मोहन भागवत जी कर रहे हैं वो कहने को तो गैर राजनीतिक संस्था है, लेकिन वो राजनीतिक काम ही कर रहे हैं। राज दरगाह में क्यों गए, मुसलमानों से क्यों मिले, 95-97 साल से क्यों नहीं मिले? आज तक उनके जो भी कार्यक्रम क्रियाकलाप होते हैं मुसलमानों को भी एक संगठन बना रखा है, कहने भर के लिए, दिखाने भर के लिए, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने मुसलमानों को अलग रखा, महिलाओं को पीछे रखा। अब उनको ये याद आ रही है कि आज के समय में अगर उनको हिंदुस्तान में
अपना राज्य स्थापित करना है तो महिलाओं को भी साथ लीजिए, मुसलमानों को भी साथ लीजिए, और इसी वजह से मोहन भागवत जी ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इनका कहने को तो ये समाज सेवी संस्था है, लेकिन इनका आकर्षण, इनका लक्ष्य केवल राजनीतिक ही है, और इसीलिए जो पिछली कार्रवाई हो रही है इन्हीं कारणों से हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अब लोग समझने लग गए कि अपने विपक्षियों को ये मिटाना चाहते, एक राज चाहते, लोकतंत्र नहीं चाहते, पूरे देश में इन्हीं का राज्य चले। इसलिए चाहे कोई राजनीतिक दल हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, समाचार पत्र हो, मीडिया हो, उन सबको ये कब्जे में रखने का प्रयास कर रहे हैं। उसके तमाम अनेकों उदाहरण अपन को देखने को मिल रहे हैं। तो आज देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक ही संस्था है, और इस देश में राजनीतिक सत्ता पाने के लिए कार्य हो रहा है। तो बालेंदु जी की दृष्टि ये बोल रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि इसके राजनीतिक निहितार्थ है। बदलती परिस्थितियों में महिलाओं के अंदर कोई असंतोष संघ के संदर्भ में ना आए, इसलिए इस बदलाव की शुरुआत हुई है। मेरे साथ में अमिता जैन जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है सेवा भारती की। मन में टीस नहीं आती है, आप संघ के आनुषंगिक संगठन से जुड़ी हैं अमिता जी, कि जिस संघ के द्वारा फैसले लिए जाते हैं, जिस संघ की बैठक में फैसले होते हैं, उस बैठक में आप नहीं होते हैं, परम पूजनीय सरसंघ चालक होते हैं, सरकारवाह होते हैं, सह सरकारवाह होते हैं, और भी तमाम पदाधिकारी होते हैं, और उनके द्वारा लिए गए फैसले आनुषंगिक संगठनों को बताए जाते हैं। आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। जिन महिलाओं के संदर्भ में प्रशस्ति गान भारतीय शास्त्रों में भरा पड़ा है, उन महिलाओं की इन निर्णयों में कोई भागीदारी नहीं होती, केवल उन्हें उन निर्णयों को अमल में लाना होता है। क्या कहते हैं अमिता जी, बदलाव आना चाहिए, केवल मुख्य अतिथि बना देने बढ़ते बदलाव नहीं आएगा। उन जगहों पर भी बिठाइए जिन जगहों पर बाकी लोग बैठे हुए। इस बदलाव के संदर्भ में कोई दृष्टि आपकी अमिता जी? जी हिमांशु जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि संघ की जो समविचारी संगठन है वहां पर महिलाएं निर्णायक भूमिका में भी हैं, और वे किस प्रकार से और नीतिगत फैसले भी महिलाएं लेती हैं, और ये संघ में है ही जी। तो केवल संघ एक उसकी अपनी एक रचना है, एक पूरा स्ट्रक्चर है, और वो किस प्रकार से काम करती है ये उसका अपना एक काम करने का तरीका है। लेकिन महिलाओं को पूरा अवसर दिए जाते हैं फैसले लेने के भी, और उनके फैसलों को, निर्णयों का मान भी किया जाता है, और वो उस पद पर भी हैं। सभी समविचारी संगठनों में उन पदों पर रह करके वो अपने निर्णय भी ले रही हैं। तो पूरा अवसर महिलाओं को दिया ही जाता है, ऐसा मैंने अपने इतने वर्षों के अनुभव से पाया है। अमिता जी, मैं थोड़ा स्पष्ट बात करने के संदर्भ में आपसे अपेक्षा रखता हूँ। एक संस्कारवान संगठन का आप हिस्सा है, उम्मीद करते हैं जो भी बात करेंगे ईमानदार बात करेंगे। कुछ फैसलों के विषय में बताइए, आपने फैसले लिए और वो फैसले संघ के द्वारा माने गए। संघ फैसले लेता है और वो सब आप लोग मानते हैं, ये तो हमें दिखता है। हमें पता तो चल जाए कि आपने ऐसा क्या फैसला लिया जो संघ ने मान लिया। एक सवाल। दूसरा, इस बात को लेकर आपको कोई शिकायत नहीं है कि संघ मुख्यालय में एक महिला को मुख्य अतिथि तक पहुंचने में 97 साल लग गए? थोड़ी जाती नहीं है? या आपको लगता है हम महिलाओं में कोई इस काबिल था ही नहीं जिसको ये लोग बुला पाते? 97 साल बाद जैसे तैसे करके आधी आबादी में से कोई इस लायक बन पाया, तो संघ को लगा चलो इनको बुला लेते हैं। किसकी गलती है? महिलाओं की गलती है या संघ के नीति नियंताओं की गलती है? सीधा सवाल है अमिता जी। जी मैं यही कहना चाहूंगी कि संघ की भी कोई गलती नहीं है, ना उन्होंने कभी महिलाओं के महत्व को कम समझा है। उन्हें इस 50% आबादी को साथ में लेकर चलने की उनके भाव रहे हैं हमेशा ही। और ये जो आप कह रहे हैं कि 97 साल बाद किसी महिला को अतिथि बनाया गया है, क्योंकि अब संघ समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी काम कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को लेकर के कुछ निर्णय लिए हैं, पर्यावरण चेतना पर भी काम करना शुरू करा है
कर रही है संघ। तो इसी प्रकार से जब ये सारे समाज को के ज्वलंत विषयों पर काम करना है तो आदि आबादी को लेकर के ही तो करना ही है। तो महिलाओं को ही आत्मविश्वास के साथ आगे आना होगा। मुझे लगता है इसी को इस आत्मविश्वास को जगाने की दृष्टि से ही संतोष यादव जी को कि महिलाओं में भी ये आत्मविश्वास जगे कि वे हर काम कर सकती हैं समाज का, इसीलिए उन्हें आज अतिथि के रूप में बुलाया है। तो समाज में काम कर रहा है इसलिए महिलाओं की भागीदारी चाहिए, और महिलाओं की भागीदारी चाहिए तो इसलिए संतोष यादव को बुलाया है। थोड़ा विस्तार देने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ में विचारवान पत्रकार रमेश शर्मा जी हैं। रमेश जी, थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा, ये बदलाव किसका है? संघ की दृष्टि में बदलाव है या संघ प्रमुख के तौर पर चेहरा बदला है, उस बदले हुए चेहरे के द्वारा लाया जा रहा बदलाव है? किस दृष्टि से देखते हैं? हेडगेवार जी की दृष्टि दूसरी थी, गुरुजी की दृष्टि दूसरी थी, देवरस जी की दृष्टि दूसरी थी, रजू भैया की दृष्टि दूसरी थी, सुदर्शन जी की दृष्टि दूसरी थी, और परम पूजनीय मोहन भागवत जी की दृष्टि दूसरी है। और ये दूसरी दृष्टि का ही नतीजा है कि अब इस प्रकार का दृश्य देखने को मिल रहा है कि संघ प्रमुख मस्जिद में भी दिखाई दे रहे हैं, संघ प्रमुख मदरसे में भी दिखाई दे रहे हैं, और अब संघ प्रमुख की मौजूदगी में एक महिला मुख्य अतिथि के तौर पर कल दिखाई देने वाली है। क्या कहते हैं इसे? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये इसको हम बदलाव के रूप में या चेहरा बदल गया उस रूप में इसको नहीं देखना चाहिए जी। कई बार अगर आप देखें, जैसे कि आपने मस्जिद की बात कही, सुदर्शन जी भी मस्जिद गए हैं, सुदर्शन जी ने भी मुस्लिम प्रतिनिधियों से और मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात की है जी। और उस समय उनका राष्ट्रीय मुस्लिम मंच एक संस्था भी काम करती है जी। तो ऐसा नहीं है कि कुछ संघ वाले अगर कुछ काम कर रहे हैं तो कुछ नया हो। कई बार क्या रहता है, एक ही बात को समझाने के लिए तरीका अलग लगता है, समय के साथ दिशा अलग लगती है। एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। कृष्ण ने गीता को गीता में भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को समझाया, केवल एक ही बात है उन्होंने समझाई कि तुझे जो प्रेजेंट की चुनौती, वर्तमान की चुनौती है, उसके अनुरूप तुझे कर्तव्य का पालन करना है। ये 574 श्लोकों में समझा, कृष्णवाद के 574 श्लोक है। तो दूसरे अध्याय में जो बात कही वही उन्होंने 18वें अध्याय में बात कही। कई बार समय के अनुरूप हमको भाषा शैली समझ करके एक ही बात समझाना, जैसा कि आपने खुद भी अपने पैकेज में भी आप दिखा रहे हैं, प्रशांत जी ने भी कहा कि 1936 से उनका राष्ट्रीय सेविका समिति काम करती है। तो कुल मिलाकर के महिलाएं उसमें, फिर जो पथ संचलन दशहरे को वो लोग संघ वाले निकालते हैं, महिलाओं का पथ संचलन भी 2 दिन पहले निकल के चला जाता है। लेकिन यहाँ जो एक बात आती है एक महिलाओं के स्वरूप को, न केवल हम महिलाओं को संघ के मुख्य अतिथि के रूप में पहली बार कहीं कहीं देख रहे हैं, बल्कि हम समाज के विभिन्न स्थानों पर भी कहीं देख रहे हैं। उसका एक कारण है समाज में जो समय के साथ परिवर्तन आया है, ये उसका एक कारण है। आपने खुद जो आज के विचार में जो श्लोक बताया है, आपने ये कहा है कि महिला सबसे अधिक बलवान होती है। इसी बात को मैं आगे बढ़ा के कहता हूँ कि भारतीय संस्कृति में महिला, हम वो लोग नहीं है कि हम एडम की बाईं तरफ की पसली निकाल करके महिला को बनाया। ब्रह्म जब आते हैं तुरीय अवस्था में, ब्रह्म की सुषुप्त अवस्था है, ब्रह्म की स्वप्न अवस्था है, जागृत अवस्था, तुरीय अवस्था में, तो जो पहला एटम बनाते हैं, जो महिला को बनाते हैं, इसलिए उसे आभा कहा गया है, वहीं से वो आदि शक्ति है। ऋग्वेद में अगर आप महिलाओं के बारे में देखेंगे तो सौभाग्यशाली वर कहता है कि तुम्हारा वर्ण करके मैं सौभाग्यशाली हुआ हूँ। 25-26 श्लोक, 1000 वर्ष का हमारा समय ऐसा चला गया जो भारी अंधकार का था, जिसमें सबसे ज्यादा आकर हमले हुए हैं तो महिलाओं पर हुए हैं। तो महिला की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं जो उसका अग्रणी भाव था, जो श्रेष्ठता का भाव था, उसमें थोड़ा सा पीछे आए। महिला के श्रेष्ठता के भाव में एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। जब पूज्य आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में शास्त्रार्थ हुआ तो उसकी निर्णायक एक महिला है। हमारे पास महिला, अगर आप देखें, शक्ति की देवी महिला है, ज्ञान की देवी महिला है, धन की देवी महिला है, फूड एंड सिविल सप्लाई। अरे रमेश जी, मेरा इसी को लेके तो सवाल है, ये तो हमने सब पढ़ा हुआ है, कितने ही मंचों से कहा भी हुआ है, पर संघ को ये स्वीकारने में 97 साल क्यों लग गए, ये सवाल जहन में है। और इसका उत्तर के संदर्भ में आपसे अपेक्षा है, महिलाओं के संदर्भ में ये ज्ञान क्या अभी प्राप्त हो रहा है कि महिलाओं के लिए ऋग्वेद में क्या लिखा है, हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है, हमारे शास्त्रों में किस प्रकार का उल्लेख है। मेरा सवाल बुनियादी है, क्या कुछ ऐसा सामाजिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर घटित हुआ है जो ये बदलाव साफ तौर पर दिख रहा है? इस पर कोई दृष्टि आप जैसे प्रखर पत्रकार की पड़े तो हमारे कार्यक्रम का कुछ लाभ दर्शकों को मिले, तो थोड़ा इस पर दृष्टि दीजिए ना। देखिए, उनके विभिन्न कार्यक्रमों में महिलाएं मुख्य अतिथि रही हैं,
ये ठीक है कि उनके संस्थापना का जो कार्यक्रम है उसमें पहली बार महिला आ रही है, लेकिन इससे पहले उनके अनेक कार्यक्रमों में महिलाएं मुख्य अतिथि रही हैं और महिलाओं की राय उन्होंने मानी है। और जैसे कि प्रशांत जी ने भी कहा, आप भी कह रहे हैं, उनकी बाकायदा एक समिति काम करती है, राष्ट्रीय सेविका समिति। तो कुल मिलाकर के ये ठीक है कि उनके जो स्थापना के कार्यक्रम में पहली बार महिला मुख्य अतिथि हो सकती है, लेकिन उनके कार्यक्रमों में महिलाओं तो रमेश जी, आपका मानना है बतौर पत्रकार ये कोई बहुत महत्वपूर्ण परिघटना नहीं है, खामखा में हम लोग महत्व दे रहे हैं कि 97 साल बाद एक महिला को इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है, इसे एक सामान्य दृष्टि से देखना चाहिए, कोई बड़ा बदलाव नहीं है, इसके प्रति कोई गहरी दृष्टि नहीं है, इसको कतई उल्लेखनीय तौर पर हमें नहीं देखना चाहिए, सामान्य सी बात है। एक कार्यक्रम होता है, उसमें एक कार्यक्रम में महिला बुला ली गई, क्यों इतने परेशान हम हैं और आपको भी परेशान कर रहे हैं, ऐसी दृष्टि है? या आप कहेंगे नहीं, एक बदलाव है, समाज कुछ बदल रहा है, संघ भी बदलाव कर रहा है, आने वाले समय में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं? कुल मिलाकर इस पर कोई रमेश जी कहेंगे आप, या आपका मानना है एक बिल्कुल सामान्य सी बात है, कहां इसे महत्वपूर्ण बना के 1 घंटा खराब कर रहे हैं अपना? ये बात तो सही है कि ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन समय के साथ व्यक्ति को बदलना चाहिए। बदले हुए परिवेश की चुनौतियों का अगर हमको सामना करना है तो उसके अनुरूप हमको कदम भी उठाने चाहिए। संघ की पूरी यात्रा उसके अनुरूप है। आप अगर देखेंगे अतिथियों की सूची उनके देखेंगे इस मुख्य कार्यक्रम की, तो उसमें अलग अलग विधा के अलग अलग क्षेत्र के लोग उसमें अतिथि के रूप में आए हैं। तो उसमें विद्वान भी आए हैं, उसमें वैज्ञानिक भी आए हैं, उसमें राजनेता भी आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो अतिथि किसी एक ही दिशा से बना कर रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने आज इस बार एक नए अतिथि के रूप में एक महिला को बुला लिया। तो हर कार्यक्रमों में जिस तरीके से वो अतिथि की शैली बदलते हैं, तो मैं समझता हूँ उसको उसी दृष्टि से लिया जाना चाहिए। महिला को बुलाया, उसको महिला के रूप में देख करके मुझे नहीं लग रहा कि इसमें हम कोई बहुत ज्यादा महत्व दे पाएंगे। रमेश जी को लगता है बहुत ज्यादा महत्व मत दीजिए, लेकिन कैसे नहीं दें? इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा दावा, जिस देश में कहा गया है यत्र निर्यास्ते पूजनते रमन्ते तत्र देवता, उस देश में नारी को सम्मान के साथ बुलाने के लिए 97 साल इंतजार किया, और कहा जाए ये कतई महत्वपूर्ण नहीं। कैसे महत्वपूर्ण नहीं? पर इसका उत्तर खोजने के लिए मेरे साथ दीपक विजयवर्गीय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता हैं। संघ के तमाम सामाजिक कार्य भेंट चढ़ जाते हैं एक भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के सिलसिले में। मान लिया गया है समाज में कि संघ का कुल काम भाजपा को सत्ता में लाना या सत्ता में बनाए रखना है। लिहाजा महिलाओं के संदर्भ में भी ये घटना हो, मुसलमानों के संदर्भ में चाहे संघ प्रमुख की पहल हो, हर एक के संदर्भ में ढूंढा जा रहा है इसके राजनीतिक मायने। क्या कहते हैं दीपक जी, भाजपा संघ के लिए बोझ नहीं हो गई? संघ के सामाजिक तौर पर बदलाव के तमाम काम आपको राजनीतिक तौर पर सफलता दिलाने की भेंट चढ़ जाते हैं। क्या कहते हैं दीपक जी, महिलाओं के संदर्भ में भी यही दृष्टि ना देखे? देखिए, ऐसा है कि किसी भी सामाजिक संगठन, और न केवल सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन हो, आर्थिक संगठन हो, वैश्विक संगठन हो, सबके डेवलपमेंट की, प्रोग्रेस की, या यूं कहें कि इवॉल्व होने की एक प्रक्रिया होती है। और इस इवॉल्व होने की प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें समय समय के साथ सामने आती हैं जी। खाली हिंदुस्तान की बात नहीं है। अगर आप अमेरिका को देखेंगे तो 250 साल में 40 राष्ट्रपति हुए होंगे, आज तक महिला राष्ट्रपति नहीं हो पाई जी। तो देखिए, मैं पूरी बात सुनने का कृपा करके, मेरा इतना कहना है कि पिछले 10,000 साल के इतिहास में शुरू में महिलाओं की स्थिति निश्चित तौर पर इक्वल रही होगी, लेकिन खास तौर पे ईसा के आने के बाद, मोहम्मद के आने के बाद पिछले 2000 साल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। बाद में 200 वर्षों में जब फ्रांस में, अमेरिका में क्रांति हुई, इक्वलिटी और लिबर्टी का जो बोलबाला हुआ कहना चाहिए हमारे जुमलों में, समाज के जुमलों में, उसके बाद इक्वलिटी और लिबर्टी की बात शुरू हुई। लेकिन उसके बाद ये इवॉल्व होने की प्रक्रिया चल रही है। आज भी हम कह नहीं सकते कि महिलाएं बराबरी से आ गई हैं जी। दूसरी बात पे मैं आता हूं कि 1925 में जब संघ की स्थापना हुई तो वो खास परिस्थितियों पर ध्यान देना जरूरी है। 1917-18 से लेके 25 के बीच में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में एक तरह से मुस्लिम तक तुष्टीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जहां स्थिति यहां तक हो रही कि अली ब्रदर्स के दबाव के कारण वंदे मातरम जो पूरा गाया जाता रहा था उसको आधा कर दिया गया। उन खास परिस्थितियों में आपने देखा बहुत सारी जगहों पर दंगे हुए, बहुत सारी परिस्थितियां हुई। तो उन परिस्थितियों में डॉक्टर हेडगेवार ने संगठन की नींव रखी और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो 1925 के समाज की कल्पना कीजिए। मैं आपको बताता हूं, जब मैं बच्चा था, 1977-78-79 जब मैं बाल स्वयं सेवक था, उस समय उस कस्बे में संघ की जो हमको विकास करना, संघ की शाखा में संख्या बढ़ानी है, उस पर जब मैं सोचता हूं तो 5-7 जो हमारे यहाँ स्थानीय विस्तारक या प्रचारक आते थे, वो 5-7 परिवारों में तक उनकी पहुंच थी।
और परिवारों में पहुंचनी, उनके बालकों तक, पुरुषों तक पहुंचती। तो महिलाओं की तो उस समय कोई स्थिति नहीं थी। 90% महिलाएं पर्दे में रहती थी और आप उस समय सोचें कि महिलाओं को शाखा में आने के लिए तैयार करें तो ये संभव नहीं था। दूसरी बात यह है कि संघ का जो काम बच्चों या युवकों से शुरू होता है वो मुख्यतः शारीरिक है। वहां सबसे पहले प्रार्थना, पहले आखिरी में प्रार्थना होती है, पहले सारी जो प्रक्रिया 1 घंटे की, उसमें 45 से 50% खेलों के लिए है। अब आप स्कूलों में भी देखेंगे बच्चियों के लिए खेल अलग होते हैं, बच्चों के लिए खेल अलग होते हैं। प्रकृति ने या नियति ने जो कुछ सृष्टि बनाई है उसके हिसाब से एक साथ खेलना सारे खेलों का संभव नहीं है। तो आप शाखा में जाके देखिए, उसमें सीमाएं हैं और इन सीमाओं को आज हो सकता है कि आप 80% तोड़ने की स्थिति में हो, लेकिन आज से 90 साल पहले की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में सोच के देखिए तो उस समय संभव नहीं था। आज से 40 साल पहले भी संभव नहीं था। लेकिन बदलती परिस्थितियों के हिसाब से समाज में हर संगठन को इवॉल्व होना पड़ता है, जरूरतों के हिसाब से इवॉल्व होना पड़ता है और इसी तरह से नए विचार भी सामने आते हैं। उसी नजरिए से होने वाले हर बदलाव को देखा जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये बदलाव भी आप बदलाव के रूप में स्वीकारें ना स्वीकारें, लेकिन उसी दिशा में है। लेकिन एक चीज जरूर है कि 1925 में जो तय किया था कि इस देश को विश्व गुरु बनाना है, तो ये मैसेज भी जो अतिथि आएंगी वो इसी के लिए है कि भाई ये पर्वतारोही है, दो बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा है, तो देश की महिलाओं को इसी मतलब कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना है और विश्व को लीड करने के लिए। जो आपने पूरी बातचीत कही है उसके तहत रमेश शर्मा जी और आप दोनों अलग धरातल पर दिख रहे हैं। थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा, क्या आप इस घटना को एक बदलाव के तौर पर देखते हैं? आपने बहुत बेहतर तरीके से वर्गीकृत किया कि 10,000 साल पहले की कहानी अलग थी, पर ईसा और मोहम्मद के आने के बाद दुनिया में महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया, पिछले 200 साल में बदलाव आया। तो देश के संदर्भ में, संघ के संदर्भ में 97 साल बाद बदलाव के तौर पर हम इसे देखें या नहीं देखें? क्या आप इसको एक बदलाव के तौर पर देखना चाहेंगे या रमेश शर्मा जी के साथ खड़े रहना चाहेंगे? कोई बदलाव नहीं है, क्यों कहा मैं आप इसको इतना महत्व दे रहे हैं, कहां पे रहना चाहेंगे आप? नहीं, ये निश्चित तौर पर बदलाव के तौर पर होता है। फिर दोहराना चाहूंगा, दूसरी चीजें बताना चाहूंगा आपको। 1947 में देश का विभाजन हुआ, बाद में हमने विद्यार्थी परिषद की स्थापना की, जरूरत हुई तो किसान संघ की स्थापना की, जरूरत हुई तो मजदूर संघ की स्थापना की और जरूरत हुई तो दूसरे 40-45 संगठन बनाए हैं। उसी प्रक्रिया समाज में जिस गति में आगे बढ़ रहा है, हमको सारे समाज का नेतृत्व करना, सारे समाज को अपने साथ लेके चलना है। उन सारे विचारों को समाहित करने के लिए वक्त के साथ हर समाज को अपने विचारों में परिवर्तित करना होता है, उस धरातल पर ले जाना होता है जिस धरातल पर आज का समाज आगे चल रहा है। तो कुल मिलाकर बदलाव के तौर पर दीपक विजयवर्गीय समझने के लिए तैयार है, पर यह बदलाव कहां लेकर जाएगा? महिलाओं के संदर्भ में संघ इतना प्रभावी क्यों नहीं हो पाया? राष्ट्रीय सेवक समिति के संदर्भ में बता रहे थे हमें प्रशांत पॉल जी, मैं वापस आपके पास आता हूं। जन्म के संदर्भ में अंतर कुल 11 साल का है, पर हैसियत में अंतर 1 और 10 के संदर्भ में है। संघ के संदर्भ में आंकड़े बताते हैं कि देश भर में तकरीबन 60,000 से ज्यादा शाखाएं संचालित होती हैं। राष्ट्रीय सेवक समिति के संदर्भ में बात करें तो संख्या कुल मिलाकर 4,500 से बढ़ जाती है। स्वयंसेवकों की बात करें तो स्वयंसेवकों की संख्या तकरीबन 60 लाख से ज्यादा बताई जाती है, और भी ज्यादा कहने के संदर्भ में दावे हैं। पर राष्ट्रीय सेवक समिति के संदर्भ में बताते हैं कि 3 लाख महिलाएं हैं जो इससे जुड़ी हुई है। कहां चूक गए? इसके संदर्भ में कुछ बात कहेंगे। समानुपातिक है, बराबरी की भागीदारी समाज में आधी आबादी है, पर संघ के विचार के संदर्भ में, संघ के कार्य के संदर्भ में 1/10 कहीं ना कहीं तो चूक है, कहीं ना कहीं तो कमी है, कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है। क्या वो बदलाव कल से शुरू होगा? हिमांशु जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बहुत ज्यादा संघ के जानकार हैं, आपके पास जानकारी का भंडार रहता है जी। और नए नए इसकी टिप्पणियां और नए नए जो जानकारी है वो आपके टिप्स पे रहती है। लेकिन मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं, आपने इसके पहले जो कहा था कि संघ के किसी निर्णय में महिलाओं की भागीदारी नहीं होती है, यह मूलतः गलत है जी। संघ के जो निर्णायक बैठकें होती हैं जिसको प्रतिनिधि सभा कहते हैं, उसमें बकायदा महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता है। मैं थोड़ा संशोधित करूंगा प्रशांत बोल जी, मतलब आपसे संशोधन चाहूंगा क्योंकि संघ विचारक के तौर पर आप हैं, मैं तो एक पत्रकार के तौर पर दूर से जितना देख पाता हूं उसके अनुसार ही बात कहता हूं। जो प्रतिनिधि सभा की बैठक है उसमें महिलाओं की भूमिका रहती है क्योंकि आनुषंगिक संगठन के प्रतिनिधि उसमें शामिल होते हैं, पर उस बैठक से पहले जो टोली बैठती है उसमें किसी महिला की मौजूदगी मुझे अभी तक नहीं दिखी। मुझे करेक्ट करना चाहेंगे आप? बिल्कुल करेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि अनेक विषय ऐसे होते हैं जिसपे महिला संगठनों के जो प्रमुख होते हैं
या अनेक अनुषांगिक संगठनों में महिलाओं के जो प्रमुख होते हैं उनसे बकायदा चर्चा होती है, राय ली जाती है। महिला समन्वय करके एक अलग से एक प्रकार से हम कहेंगे एक अभियान या एक संगठन जैसा खड़ा हुआ है, जिसकी भी राय ली जाती है। राष्ट्रीय सेविका समिति तो है ही है। लेकिन एक बात जो बार बार आप इस प्रश्न पे आ रहे हो और आपका प्रश्न उचित है, मैं कहूंगा कि संघ ने 97 साल में महिलाओं की दखल क्यों नहीं ली और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया। आप समझे इस बात को कि यह पुरुषों का संगठन है, यह जाहिर है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, उसमें कोई अलग से कहने वाली बात नहीं है। जब पुरुषों का संगठन है और इस प्रकार से जैसे दीपक जी ने भी कहा कि जिस पद्धति से सारे शारीरिक कार्यक्रम होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो पुरुषों का डिफाइंड पुरुषों का कार्यक्रम है, तो उसमें स्वाभाविक रूप से पुरुष ही मुख्य अतिथि रहेंगे। ये बिल्कुल डिफाइंड है। जैसे हम यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन कहते हैं, यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन कहते हैं, ऐसे अनेक अलग अलग इसमें हम देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि संघ के सारे विचार परिवार में, जैसे उदाहरण के लिए अभी विद्यार्थी परिषद की बात हुई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महामंत्री इस समय एक महिला है और आप जानते हैं कि महामंत्री लगभग सारे निर्णय लेते हैं। तो आपको अनेक मुद्दों पे, अनेक इसमें आपको महिलाओं की व्यवस्थित भूमिका दिखेगी। अब मैं फिर इस बात पे आता हूं कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने जिस समय संघ की स्थापना की थी, उस समय उनके मन में यह विचार था, वे कहते थे, उनके उसमें लिखा भी था कि जब तक घर से बदलाव नहीं होगा, घर से कुछ परिवर्तन नहीं होगा, तब तक समाज में परिवर्तन होना कठिन है। इसलिए पहले पुरुष का संगठन बनाया, उसके बाद 11 वर्ष के बाद जैसे आपने कहा समिति का संगठन बनाया। अब जो आपका दूसरा प्रश्न है कि संघ की इतनी बड़ी पैठ हो गई है समाज में, संघ एक बहुत बड़ा विशाल संगठन बन गया है, तुलना में राष्ट्र सेविका समिति यहां उतनी स्तर तक या उतने संगठन के स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। यह सत्य है, हकीकत है, इसमें कोई गलत नहीं है। अब ऐसा क्यों? तो हम समाज में महिलाओं की स्थिति देखें, राजनीतिक पार्टी में, ये सारे लोग बैठे हैं, राजनीतिक पार्टी में भी महिलाओं की संख्या कितनी है? क्यों हमें 50% आरक्षण की बात करनी पड़ती है, क्यों बाकी की बात करनी पड़ती है? और 50% आरक्षण के बाद भी आज की समाज की जो परिस्थिति है उसमें अनेक जगह महिला के पति ही, वो चाहे वो पंच है, सरपंच है, कारपोरेटर है, वही लोग चलाते हैं। यह हकीकत है। इससे हम इस हकीकत से हम अलग नहीं जा सकते। इसलिए लेकिन अब इन महिलाओं की हमें प्रतिभागिता बढ़ानी है। दो तीन चीजें हुई है। ये सारे इसमें ये जो जिस पद्धति से ये सोशल मीडिया के कारण और बाकी शिक्षा की जो दर बढ़ी है, देखिए महिलाओं में भी शिक्षा की जो कुल मिलाकर के दर थी वो बहुत कम थी, जो बढ़ी है पिछले कुछ वर्षों में। उसके कारण महिलाएं ज्यादा शिक्षित है, महिलाएं ज्यादा सोशल मीडिया के कारण अवेयर है। ये जो उनमें अवेकनिंग आ रहा है, एक नई जागृति आ रही है, उस जागृति की दखल तो हम हर किसी के लेते हैं। और संघ में इस प्रकार का कोई भी बदलाव ये बहुत बड़े क्रांति के तौर पर नहीं माना जाता। संघ ने गणवेश बदला है, कितने बार बदला? कई बार बदला है, आप भी उसके साक्षी है। अब जब फुल पैंट जब आया तब उसी के ऊपर बहुत सारी चर्चा चली, बहस हुई। आज सब कुछ है, कोई किसको नहीं लगता है, संघ का एक स्वाभाविक गणवेश लगता है। तो ऐसे गणवेश रहे या इस प्रकार के किसी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाना रहे, यह संघ यह समाज देश काल परिस्थिति के अनुसार चलने वाला संगठन है और इसीलिए आज भी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। और इसीलिए महिला को एक विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में बुलाना यह बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना नहीं है, लेकिन यह इस बात का भी परिचायक है कि संघ इस प्रकार में महिलाओं में, इस प्रकार से महिलाओं में जो जागृति आ रही है, जो अवेकनिंग हो रही है, उसकी दखल ले रहा है। ये इस बात का प्रशांत जी, मैं थोड़ा अचंभित हूं। दीपक जी कहीं ज्यादा ईमानदार तरीके से बोले, आपने भी तथ्यपूर्ण बात कही, लेकिन आप इस बदलाव को क्रांतिकारी मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? जो पुरुषों का संगठन आप स्वयं बता रहे हैं और उसमें पुरुष ही मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे, आखिरकार 97 साल बाद ही सही आप एक महिला को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाने के लिए स्वीकार कर रहे हैं, बात को स्वयं मान रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति में बदलाव हो रहा है और उस बदलाव का संदेश देने के लिए एक कदम आगे बढ़ा है। तो इसे क्रांतिकारी करार देने में आपको ऐतराज क्या है? अगर इससे महिलाओं के बीच में आपकी स्वीकार्यता बढ़ती है, इससे महिलाओं में अगर आपके प्रति सम्मान बढ़ता है, अगर महिलाओं में इस घटना के बाद आत्मविश्वास आता है, तो यह ऐतराज का विषय है, यह आपत्ति का विषय है, या आपके लिए गर्व करने का विषय है कि हाँ, हम ये शुरुआत करने जा रहे हैं, समाज बदल रहा है और महिलाओं के अतीत में इस देश में जो गौरवशाली स्थिति रही है, हम वापस उस दिशा में बढ़ रहे हैं। इसे स्वीकारने में ऐतराज क्या प्रशांत जी? देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूं, संघ में शब्दावली भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्रांति की बात संघ नहीं करता। संघ ये कहता है हमेशा कि समाज धीरे धीरे जगता है और समाज को धीरे धीरे से जगाना पड़ता है।
और इसीलिए एकदम अचानक कोई क्रांति हो जाती है, उसके कारण बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, ऐसा संघ नहीं मानता। आज जो संघ का परिदृश्य दिख रहा है वो 97 साल की जो मेहनत है, अनेक प्रचारक कार्यकर्ताओं ने जो अपना पूरा जीवन उसमें अर्पण किया है, उस सब की फलश्रुति यानी आज जो अपने को दिख रहा है वह चित्र है। और इसीलिए यह क्रांति हम इसलिए नहीं कहते कि एक बहुत साधारण एक कदम है। अरे बदलाव मान लीजिए, बदलाव है कि बदलाव से भी इंकार है। मैं फिर कहूंगा इसकी दखल ली गई है। अब यह बहुत बड़ा बदलाव है, बदलाव क्रांति की ओर लेकर जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ जरूर, जैसा मैंने कहा कि सारे महिलाओं में जो जागृति हो रही है वो संघ उसकी दखल लेता है, और संघ इस प्रकार के सारे जो देश काल परिस्थिति के अनुसार जो स्पंदन चलते हैं देश में, उन सारे स्पंदनों की दखल संघ अवश्य लेता है। और इसी के कड़ी में, इसी श्रृंखला में ये कड़ी है कि एक महिलाओं को प्रमुख अतिथि के रूप में संघ ने विजयादशमी। थोड़ा इसके राजनीतिक मायने समझने के लिए एक बार फिर बालेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या आपको नहीं लगता है कि आपके लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? राहुल गांधी जी ने कुछ साल पहले सवाल किया था, क्या आपने संघ के शाखा में किसी महिला को शॉर्ट्स पहने हुए देखा है? तो उसके संदर्भ में प्रतिक्रिया दी थी संघ ने कि मेंस हॉकी मैच में राहुल गांधी किसी वुमेन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। पर अब संघ महिलाओं के संदर्भ में साफ दिख रहा है भागीदारी बढ़ाने जा रहा है। मान रहे दीपक विजयवर्गीय, बदलाव आ रहा है, बदलाव के संदर्भ में यह रेखांकित हो रहा है। आपको नहीं लगता आपके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? पुरुषों के स्तर पर जो संघ इतने लोगों के बीच में पहुंच चुका, अब महिला वर्ग में भी पैठ बढ़ाने की तैयारी में है। राष्ट्र सेविका समिति मात्र 4,500 शाखाएं हैं, संघ के मुकाबले 10वां हिस्सा, पर अब बढ़ेगा। क्या कहते हैं बालेंदु जी? कुछ बेचैनी, कुछ घबराहट, कुछ परेशानी? देखिए, अभी जितनी चर्चा चल रही है महिला और पुरुष के बारे में चल रही है जी। मैंने प्रारंभ में भी जब कहा था कि आरएसएस एक सामाजिक संस्था नहीं, एक पर्दे के पीछे राजनीतिक संस्था है जी। और आरएसएस का मुख्य उद्देश्य तो ये है, ठीक है, ये बात अच्छी है, बड़ी है, और संघ की मैं तारीफ भी करता हूं कि आज विश्व का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है, इसमें तमाम लोगों का योगदान रहा है। लेकिन आप भी जानते हो कि आरएसएस के अंदर जो बड़े उच्च पद पे होते थे वो गैर विवाहित होते थे, कुंवारे लोग होते थे, महिलाएं नहीं होती थी। बाद में जब सामाजिक परिवेश के अंतर्गत अब जो शादीशुदा वालों को भी वो देने लग गए। आज की तारीख में आरएसएस क्या कर रहा, मैंने 2 बातें प्रारंभ भी कही थी, अभी फिर कह रहा हूँ। महिलाओं के बारे में अपन ने पुराण और तमाम बातें कर डाली अपन ने। प्रश्न इस बात का नहीं है, प्रश्न इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर्दे के पीछे, आरएसएस भी एक राजनीतिक संस्था है, पर्दे के आगे बीजेपी है। आरएसएस चाहती है कि जब तक सत्ता हमारे संग रहेगी तो उसका हमको पूरा लाभ मिल सकेगा, आरएसएस को लाभ मिल सकेगा, हर तरीके का लाभ मिल सकेगा। इसीलिए आरएसएस बीजेपी को आगे बढ़ाना चाहती है, जिससे राजनीतिक संस्थाएं उनके कब्जे में रहे। अब आज की तारीख में क्या हुआ, मोहन भागवत जी मुसलमानों के नेताओं से मिले, मौलानाओं से मिले, मस्जिद में गए। क्यों गए? ये भी तो 97 साल के बाद ही हुआ भाई। ये इसीलिए हुआ कि उनको ये देखा कि उनके ऊपर ये आरोप लगता था कि भारत में जाति विभाजन करने में आरएसएस ने सबसे बड़ा रोल अदा किया। भारतीय जनता पार्टी उसी आधार पर चल करके राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए उन्होंने मुसलमानों को, हिंदुओं को अलग कर दिया। अब आज की तारीख में केंद्र में वो है, अधिकांश प्रदेशों में भी वो है, तो अब करना क्या चाहते? लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है। वो नहीं चाहती है कि हमारा विपक्ष जरा भी सिर उठाए। इसीलिए मैं पहले कहा था कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और राज्यों में भी जो भी उनके विपक्ष में होता है, जो भी उनके खिलाफ कोई बात कहता है, उसको दबाया जाता है। ये केंद्र प्रकार में दबाया जाता है। जो ऐसी संस्थाएं जो राजनीतिकों से दूर रखती हैं, उन संस्थाओं को भी दबाया जा रहा है। यहाँ तक की बात कही जा रही कि न्यायपालिका पर भी दबाव रहता है, मीडिया पर दबाव रहता है कि यहाँ पर जितने समाचार पत्र हैं या मीडिया है, उनको दबाने का प्रयास हो रहा है। वो सब भाजपा की भाषा बोले। अब मुसलमानों को देखा कि एक ग्रुप वो रह गया था जो बीजेपी के खिलाफ था, तो आरएसएस का हमारा नेता, बड़ा नेता मस्जिद में गया। 97 साल से क्यों नहीं गया? अभी महिला को मुख्य अतिथि बना दिया। क्यों बना दिया?
क्योंकि वो चाहते हैं कि महिलाओं का भी ज्यादा उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए और मुसलमान भी उनकी तरफ आए। इसलिए महिलाओं के बारे में तमाम बातें की गई जिनकी आज की चर्चा में कोई थी नहीं। आपने जो विषय दिया था उस विषय में आपने कहा था कि 97 साल के बाद एक महिला को उन्होंने स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जी। क्यों बुलाया, क्या बदलाव आया, क्या बात हुई जिसके बारे में आरएसएस ने 97 साल के बाद सोचा? इनका सोच राजनीतिक है, ये राजनीतिक प्रभाव अपना बनाए रखना चाहते हैं। तो बालेंदु जी इस नतीजे पर है, कुल मिलाकर ये 97 साल बाद एक महिला को मुख्य अतिथि के तौर पर बुला रहे हैं, इसके राजनीतिक मायने हैं। अब जो वर्ग साथ नहीं है राजनीतिक दृष्टि से, उसे राजनीतिक दृष्टि से साथ लाने के लिए कोशिश शुरू हुई है, चाहे मोहन भागवत जी का मस्जिद में जाना हो और चाहे एक महिला को बुलाया जाना। पर मैं अमिता जैन जी थोड़ा और विस्तार लेने की कोशिश करता हूं बालेंदु जी की बात को आगे बढ़ाते हुए। क्या संघ में महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी? आप अभी भी संघ के प्रति समर्पण के रखते हुए यही कहना चाहेंगे कि महिलाओं की बराबरी से भूमिका, या आपको लगता है नहीं भूमिका बढ़नी चाहिए? और अभी मुख्य अतिथि के तौर पर एक संदेश गया है, पर महिलाओं की भागीदारी कहीं ज़्यादा बढ़ाए जाने की जरूरत है, फैसलों में हिस्सेदारी बढ़ाए जाने की जरूरत है, राष्ट्र सेविका समिति का कार्य बढ़ाए जाने की जरूरत है। क्या कहेंगी? या आपको लगता है कि जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चलता आया है, बहुत अच्छा चलता रहेगा? नहीं, निश्चित ही महिलाओं की भागीदारी बढ़ना चाहिए। राष्ट्रीय सेविका समिति का काम महिलाओं के बीच में बढ़ना चाहिए, शाखाएं और बढ़ना चाहिए राष्ट्रीय सेविका समिति की, क्योंकि जो अब महिलाएं वापस नेतृत्व के भूमिका में आ रही हैं, समाज में भी दिखाई दे रही हैं जी। उसी की स्वीकारोक्ति के रूप में संतोष यादव जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है कि जैसा पहले महिलाएं, जैसा कि दीपक जी ने भी कहा कि पहले पर्दे में रहती थी, महिलाओं के बीच में इतना स्वयंसेवक अपनी बात नहीं रख पाते थे, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं और महिलाएं भी आगे आ रही हैं और आगे आना चाहिए उन्हें। इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए इस मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। तो अमिता जी मान रही है कि महिलाओं के संदर्भ में बदलाव आया और उसी के तहत बुलाया गया है। मैं वापस आता हूं रमेश शर्मा जी, इतनी चर्चा के बाद मानने के लिए क्या तैयार होंगे कि संघ को महिलाओं की अहमियत मानने में थोड़ा समय ज्यादा लग गया? हमें दीपक विजयवर्गीय जी ने बताया 200 साल हो गए अमेरिका की आजादी को, लोकतंत्र आए हुए, आज तक एक राष्ट्रपति नहीं बना पाए। एक हमने राष्ट्रपति भी बना दिए, प्रधानमंत्री भी बना दिए, तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री भी बना दिए, बस एक ही काम नहीं कर पाए थे। संघ मुख्यालय में एक महिला को मुख्य अतिथि के तौर पर 97 साल लग गए। नहीं मानते आप? थोड़ा संघ ने समय ज्यादा ले लिया एक महिला को इस योग्य मानने में। देर आए दुरुस्त है, क्या कहते हैं रमेश जी? अभी भी अभिभूत रहेंगे? कुल मिलाकर के जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जो मेरी बात को दीपक जी ने आगे बढ़ाया, तो पहले कभी महिला बहुत आगे रही, लेकिन बीच में जो गुलामी के दौर में बदलाव आया तो महिलाओं को आगे आने में समय लग रहा है। संघ की यात्रा में मैं इसको बदलाव नहीं बल्कि एक आयाम मानता हूँ। अगर आप देखेंगे कि संघ का उसकी स्थापना से वो निरंतर चूंकि आगे बढ़ रहे हैं और नई नई चीजों को वो जोड़ते हुए चल रहे हैं, तो उसी प्रकार का एक आयाम उनका मुख्य अतिथि के रूप में महिला को बुलाना है। अच्छा, मुद्दे पर रहते रमेश भाई, क्या आप वाकई मानने के लिए तैयार नहीं कि संघ ने देर की महिलाओं की स्वीकारोक्ति के संदर्भ में? आप इंकार नहीं करेंगे, इस देश के संदर्भ में जहां आदि आबादी निरक्षर थी, वो महिलाओं की ताकत को पहचान कर मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया। कितने पहले हमने इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर महिला को देख लिया, देश के राष्ट्रपति के तौर पर देख लिया, लेकिन संघ मुख्यालय में मुख्य अतिथि के तौर पर महिला को देखने में 97 साल लग गए। कुछ देर से संघ ने स्वीकारा, इसे स्वीकारने में रमेश जी भी उतनी ही देर क्यों ले रहे जितनी संघ को लग गई? मैं इसमें बिल्कुल देर नहीं ले रहा। संघ ने महिलाओं का महत्व स्वीकार किया होगा, तभी उन्होंने 1936 में अपनी समिति बना ली थी, महिलाओं की इकाई उनकी काम कर रही है। ये अलग बात है, क्योंकि महिलाओं को स्वयं सक्रिय होने में, स्वयं को सक्षम बनाने में, उसमें बहुत सी समय लगता है। जैसे अभी आपने खुद आंकड़े दिए, प्रशांत जी ने भी स्वीकार किया कि राष्ट्र सेविका समिति के जो संदर्भ है, वो आंकड़े हैं, वो अभी बहुत कम है, सक्रियता बहुत कम है। तो कुल मिलाकर के, लेकिन अगर एक बात जरूर मैं आपको स्वीकार करता हूँ कि ये बदलाव तो नहीं मानूंगा,
लेकिन अगर योग किसी महिला को थोड़ा और पहले बुला लेते तो और अच्छा मैसेज समाज के अंदर जाता। अभी उन्होंने बुलाया है, ये निश्चित रूप से सराहनीय है। थोड़ा और पहले बुलाते तो समाज चलिए, मेरी मेहनत के चलते रमेश जी कुछ तो मानने के लिए तैयार हुए, यही इस कार्यक्रम की सफलता थी। लेकिन मैं दीपक विजयवर्गीय जी थोड़ा आपके पास में और विस्तार के लिए जाना चाहूंगा। प्रशांत बोल जी मानने के लिए तैयार है, राष्ट्र सेविका समिति का काम उतना नहीं बढ़ पाया जितना बढ़ना चाहिए था। बराबरी की आबादी, आधी आबादी है तो उस अनुसार काम खड़ा होना चाहिए। विचार तो वही है, उद्देश्य भी वही है, देश मजबूत बने, मनुष्य जीवन सार्थक हो, हम अपने पुराने वैभव को प्राप्त करें। इस उद्देश्य के तहत घर से शुरुआत हो, ये इच्छा रही। पर घर से शुरुआत के संदर्भ में महिला की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और उस भूमिका में संघ पीछे रह गया। संघ के द्वारा बनाया गया संगठन अपेक्षानुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। क्या करना चाहिए जिसके तहत राष्ट्र सेविका समिति उतनी ही मजबूत, उतनी ही प्रभावी दिखे जितना संघ दिखता है? कुछ कहेंगे दीपक जी इसके संदर्भ में? देखिए, ऐसा है कि जितना मैं समझता हूं कि संघ एक जीवन संगठन है, एक बात। दूसरी बात, संघ कोई बड़े सामाजिक बदलाव या क्रांति करने के लिए नहीं बना है। संघ का जो उद्देश्य है उसके ऑब्जेक्टिव को समझ लीजिए जी कि संघ का जो उद्देश्य है वो ये है कि पहली बात तो ये कि सारे इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, उनमें एकात्मता का भाव हो। उसके लिए उन्होंने एक तरह की मॉडल ऑपरेंडी या कार्य पद्धति विकसित की कि एक शाखा में 10 बच्चे आए, 20 लोग आए, 100 लोग आए, वो एक साथ एकात्म होकर खेलें। वहां कोई नहीं है कि कौन क्या है और क्या नहीं है। तीसरी बात यह है कि जब मैंने कहा कि जीवन संगठन है तो समाज में जिस समय जिस चीज की जरूरत होती है वो कोई रिवॉल्यूशन करने संघ नहीं जा रहा है। संघ ने तो जो समाज की जरूरत के हिसाब से, अपने विस्तार के हिसाब से दोनों चीजों को जोड़ के देखता है संघ, मैं जितना समझता हूँ। आज पिछले 30 सालों में समाज में महिलाओं की आर्थिक स्थिति, महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आया है और इतनी तेजी से आया है कि जिन गांव में आप एक भी महिला को बिना पर्दे के नहीं देख सकते थे, एक भी महिला को, वहां की 50 महिलाएं पास के 30 किलोमीटर दूर के कस्बे में, 150 किलोमीटर दूर के बड़े शहरों में पढ़ने के लिए जा रही हैं। लगभग हर परिवार की महिलाएं जा रही हैं। तो ये क्रांतिकारी जो बदलाव हुआ है उसके साथ तादाद में बिठाने के लिए, उसके साथ समय के साथ चलने के लिए निश्चित तौर पर महिलाओं को भी उसी गति से जोड़ना जरूरी है और उनको स्थान देना जरूरी है। रही बात की 97 ईयर्स के बाद महिला को मुख्य अतिथि क्यों बनाया गया है, तो हर साल जब भी संघ ने मुख्य अतिथि चुना है तो उस समय की तात्कालिक प्रासंगिक स्थितियों, और मैं जो कह रहा हूं कि संघ का अल्टीमेट उद्देश्य है कि हम जो इम्पैक्ट जो है 140 करोड़ लोग हमारे विचार कैसे बने, ये उद्देश्य है हमारा। तो उसके लिए महिला हो या पुरुष हो, ब्राह्मण है या मुसलमान है, बौद्ध या जैन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन समय के बदलाव के हिसाब से ये संदेश भी जाता चले। एक जीवन संगठन होने के नाते समय समय पर संदेश देना जरूरी होता है, उसके लिए किया जाता है। प्रशांत जी के पास आने के लिए मुझे एक सवाल दे दिया दीपक जी ने। प्रशांत जी, मैं बूझना चाहता हूँ, सवाल तो मेरे पास कई रहते हैं, फिर एक सवाल कर लेता हूँ। महिला को चुना बहुत अच्छी बात, पर संतोष यादव जी को क्यों? संतोष यादव जी की उपलब्धि तकरीबन 30 साल पुरानी है। 1992, 1993 जब उन्होंने हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट को स्पर्श किया था, उस उपलब्धि को हासिल करने वाली महिला को अपने मुख्यालय में बुलाने के लायक समझने में 30 साल लग गए। 97 साल की बात जाने दीजिए। थोड़ा समझना ये चाहता हूं कि इतनी बड़ी आबादी के बीच में संतोष यादव, कौन संतोष यादव? 30 साल पहले उन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्पर्श किया था। थोड़ा समझ नहीं पाया मैं कि इस समय संतोष यादव क्यों, मैं नहीं समझ पाया। पर आप जैसा प्रखर विचारक हमारे साथ में हैं, आप थोड़ा समझाएं, इसलिए संतोष यादव। पहले तो बार बार आप उसी प्रश्न को आ रहे हैं कि 97 साल में को मैं बार बार उसी बात को कह रहा हूं कि पुरुषों का संगठन है, इसलिए अब तो मैं 30 साल में आ गया, 97 साल भूल गया मैं प्रशांत जी। ठीक है, बढ़िया, ये मेरी सफलता है या हम लोग की सफलता है कि आप 97 साल भूल गए जी, मैं अब 30 साल में आ गया। ठीक है, अब 30 देखिए ऐसा है कि जो वहां पर व्यक्तिमत्व आते हैं वो परिपक्व व्यक्तिमत्व होते हैं, आप इस बात को समझे जी। इसलिए जब जहां पर प्रणब मुखर्जी जैसे लोग आते हैं तो उसमें परिपक्वता आवश्यक होती है। युवावस्था में और एक कोई बहुत अच्छी चीज कर लेना, जैसे माउंट एवरेस्ट को 2 बार जीत लेना, यह बहुत अच्छी एक उपलब्धि है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो समय के साथ परिपक्वता आती है
परिपक्व एक महिला के नाते, विचार करने वाली महिला के नाते, लेकिन जिसने यह दिखा दिया है कि नारी शक्ति की ताकत क्या हो सकती है, अगर उसने ठान लिया तो वो क्या कर सकती है, यह प्रतीक के रूप में ये यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में सोची गई है। इसलिए इस चीज को हम समझे कि ऐसी व्यक्ति जिन्होंने कुछ ना कुछ जीवन में हासिल किया है, ऐसी महिला, लेकिन उसी के साथ साथ जो परिपक्व विचार रखती है, ऐसे महिलाओं को चुने। इसलिए संतोष यादव थोड़ा सोचता रहा, मैं खोजने की कोशिश करता रहा प्रशांत मौल जी। 19 बहुत कुछ ऐसा दिखा नहीं, सिर्फ इतना दिखा कि 2000 में भारत सरकार के द्वारा उन्हें पद्मश्री दिया गया था। पिछले 20-22 साल में उनकी सामाजिक सक्रियता के पृष्ठों को मैं पलटने की कोशिश करता, मुझे मिला नहीं। मुझे लगा कि शायद मैं आपसे सवाल करूंगा तो आप बताएंगे देखिए उन्होंने ये काम किया है इसलिए हमने बुलाया है, पर आपने बताया कि वो परिपक्व हो गए और परिपक्व लोगों को बुलाते इसलिए बुलाया गया। बहरहाल महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि महिलाओं के संदर्भ में क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं और इसके संदर्भ में इस बदलाव को महसूस कीजिए, ये दीपक विजयवर्गीय ने बताया। लेकिन प्रशांत जी ने हमें यह बताया कि संघ कभी क्रांतिकारी कदम नहीं उठाता है, वह सहज गति से चलता है। लेकिन इस सहज गति के अंतर्गत बदलाव को प्रशांत जी या अमिता जी क्रांतिकारी दृष्टि से भले ही न देखें, रमेश शर्मा जी भी इसे किसी महत्वपूर्ण घटना के तौर पर भले ही न देखें, लेकिन देश इसको महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देख रहा है। और इसलिए महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देख रहा है क्योंकि संघ इस देश की बहुसंख्यक आबादी की उम्मीद का केंद्र है और उस केंद्र में यह बदलाव 97 साल बाद दिखा है। अगर दिखा है तो उसे मानने से ऐतराज किस बात का। लेकिन यह बदलाव क्या केवल मुख्य अतिथि के तौर पर ही रह जाएगा या महिलाओं की भागीदारी आने वाले समय में संघ के कार्य में और विराट स्वरूप में और वृहद स्वरूप में देखने को मिलेगी, इसमें हमारी दिलचस्पी रहेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। तो हमारी पंक्तियां नारी के सम्मान को समर्पित हैं। नारी के संदर्भ में, महिला के संदर्भ में बहुत कुछ लिखा गया है, तमाम श्लोक लिखे गए हैं, तमाम दोहे लिखे गए हैं। उनमें से ही एक दोहा हमें कबीरदास जी का मिला जो हम इस मौके पर सादर समर्पित करते हैं। कबीरदास जी ने कहा कि नारी निंदा ना करो नारी नर की खान, नारी निंदा ना करो नारी नर की खान, नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। नर के तौर पर जो आपका अस्तित्व है वो तभी है जब नारी का इस धरा पर अस्तित्व है। तो उस नारी के संदर्भ में सम्मान का भाव रखो, ये आह्वान 500-600 साल पहले कबीरदास जी करके चले गए। हद ये है कि 500-600 साल बाद भी हम इस दोहे को पढ़ते तो रहे पर व्यवहार में अमल में नहीं ला सके। बेहतर होगा संघ के द्वारा जो पहल कल की जा रही है उसके मायने को समझें और नारी के संदर्भ में केवल और केवल सद्भाव ही नहीं बल्कि सम्मान का भाव अपने अंदर पैदा करें। इस अपेक्षा के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सलाम।